मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होता क्या है एंड सी में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो देख लेते हैं इस पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स लेक्चर्स बहुत ही इजी करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। सी के प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, वन बाय वन करके सभी प्रोग्राम्स हम ले रहे हैं। सी आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगने वाली है अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाकर के वन बाय वन करके सभी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। आज देख लेते हैं पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। पैलिंड्रोम होता क्या है? अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, नंबर, फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ये पैलिंड्रोम एक वर्ड हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, वर्ड हो सकता है, नंबर हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है। वर्ड सपोज MADAM, जब आप इसको पढ़ते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ये अगर सेम मिलता है दोनों ही तरीके से तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। सपोज स्ट्रिंग है आपकी या डिजिट है 1 2 3 2 1, ठीक है, इसको आप फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े, अगर ये सेम है, सपोज 1 2 3 4 3 2 1, तो ये डिजिट चाहे आप आगे से पढ़ें चाहे पीछे से, इट विल बी सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्ड्स के अंदर लाइक CIVIC, RADAR, ठीक है, ये वर्ड्स अगर आप पढ़ रहे हैं आगे से या पीछे से तो आपको ये सेम मिल रहे हैं, लाइक EYE, तो इनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, ये वर्ड हो सकता है, डिजिट हो सकती है या फिर कोई फ्रेज भी हो सकता है, लाइक फॉल लिव्स व्हेन लिव्स फॉल, तो ये एक फ्रेज भी हो सकता है। तो यहाँ वर्ड टू वर्ड अगर हम इसको फॉरवर्ड से पढ़ें या बैकवर्ड से, इट विल बी सेम, तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम कर लेते हैं कि सी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्कैनफ के लिए, प्रिंटफ के लिए, स्कैनफ जो कि इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ जो कि आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, इनके लिए हमने लिया stdio.h। फिर हमने एक स्ट्रिंग हेडर फाइल ली strlen फंक्शन के लिए। दिस इज स्ट्रिंग फंक्शन और ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन के लिए हमने ली string.h। फिर हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के अंदर होता है और सिर्फ एक ही होता है, यहीं से कंपाइलर अपना काम शुरू करता है, तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। स्टार्ट किया मेन फंक्शन को। फिर हमने लिया char str 100, यहाँ पे ये 100 के अलावा कुछ और भी हो सकती है ये डिजिट। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कैरेक्टर एरे है। ठीक है, अब ये है किस लिए? स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। अब ये स्ट्रिंग जो है डिजिट भी हो सकती है, लाइक 1 2 3 2 1, या कोई वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड एक्सेप्ट होगा। अगर आप मोर देन वन वर्ड देते हैं तो स्पेस से पहले वाला एक ही वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी वर्ड दे सकते हैं, लाइक हेलो भी दे सकते हैं। अब आई हमने लिया लूप के लिए, इंटीजर वेरिएबल, और एक लेंथ लिया लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, किसकी? स्ट्रिंग की, जो भी आप एंटर करेंगे उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमने प्रिंटफ में एक मैसेज दिया डबल कोट्स में, एंटर ए वर्ड और नंबर, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर ए वर्ड और नंबर। ठीक है, फिर आप एक वर्ड या नंबर एंटर करेंगे तो वो रीड होगा str के अंदर। ठीक है, सपोज आपका एक नंबर आपने एंटर कर दिया, दैट इज 1 2 3 2 1, तो ये रीड हो गया str के अंदर। ठीक है, अब जो वर्ड आपका रीड हुआ str में, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन होता है strlen, जो कि आया है string.h से, तो आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट की एंड उस लेंथ को डाल दिया आपने लेंथ वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 2 1 आपने अगर एंटर किया है तो इसकी लेंथ होगी 5, जो चली गई लेंथ के अंदर। अब जो है लूप स्टार्ट किया आपने 0 से लेंथ डिवाइड बाई 2। आपका जो सपोज आपका डिजिट है ये 1 2 3 2 1, ठीक है, जिसकी लेंथ है 5। अब आप इस लूप को स्टार्ट करेंगे 0 से लेस देन लेंथ बाय 2। ये लूप लेंथ तक भी चल सकता था, यानी पूरी लेंथ तक, यानी 5 तक भी जो है, 0 से लेके 4 तक, यानी पूरी 5 तक
जो है ये लूप चल सकता था, लेकिन इसको हम नहीं चलाएंगे क्योंकि अगर इसको हम हाफ तक ही चलाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम हाफ तक लूप चलाएंगे, यानी जैसे ये 5 है तो 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसमें 2 आएगा। तो लेस देन आई के अंदर क्या है, लेस देन 2। ठीक है, आई स्टार्ट करना है आपने 0 से लेस देन 2, तो 0 से लेस देन 2 तक चलेगा, यानी 0 और 1 इतनी बार चलेगा ये। ठीक है, अब लूप 2 बार चलेगा और इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो क्या है, सपोज 1 2 3 2 1 है। ठीक है, तो लूप 0 से 1 2 3 4 इतनी बार चलना है। ठीक है, 5 बार ये चल सकता था, बट हम इसको चलाएंगे 0 और 1, 2 बार ही इस लूप को चलाएंगे। ठीक है, अब हमने इस लूप को चलाया 0 और 1 तक। ठीक है, हमने चेक क्या करना है, अगर 1 से मैच कर जाता है, और दूसरी बार चेक करना है अगर 2 से मैच कर जाता है। 2 बार ही लूप चला रहे हैं, अगर ये मैच कर जाता है तो ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम लेकर के चलेंगे। तो अंदर हम लूप में आए, ठीक है, 0 बार। अब पहली बार में क्या चेक होगा कि STR आई यानी STR 0, यानी 0 को इसने चेक किया, लेंथ माइनस आई माइनस 1। ठीक है, लेंथ में सपोज क्या है हमारा, लेंथ में 5 है, इस केस में है 5, और आई में है 0 माइनस 1। ठीक है, ये तो 0 को चेक किया इसने, 5 माइनस 1 4 से चेक किया। ठीक है, तो 0 को चेक किया इसने 4 से। ठीक है, 0 में है 1 और 4 में है 1, यानी चेक हुआ 1 1 1 से चेक हुआ। ठीक है, अगर ये मिसमैच करता है, नॉट इक्वल टू आपने बीच में लगा दिया, इट मीन्स अगर ये मिसमैच करता है तो लिखा आएगा कि इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, पहली बार में चेक हुआ 1 1 से, दूसरी बार में चेक होगा 1, यहाँ तो आई तो बढ़ता जाएगा, आई में अभी 0 है फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 1, लूप में क्या है 1। ठीक है, 5 माइनस 1 यानी 1 चेक होगा, 4 माइनस 1 यानी 3 से। ठीक है, 0 चेक हुआ था 4 से और 1 चेक होगा 3 से, तो 1 चेक होगा 3 से। 1 में क्या है 2 है और 3 में क्या है 2 है। ठीक है, तो इस बार चेक क्या होगा, 2 से चेक होगा। ठीक है, 1 2 3 2 1 में पहली बार 1 1 से चेक हुआ, फिर 2 से चेक होगा, यहाँ पे 2 से चेक होगा। ठीक है, अगर मैच नहीं करता है, अगर नॉट इक्वल टू है तो ये नॉट पैलिंड्रोम है। 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 बार लूप चलेगा, 1 बार लूप चलेगा, लूप 2 बार ही चलेगा। पहली बार में इसकी चेकिंग होगी, दूसरी बार में इसकी चेकिंग होगी। अगर ये मैच नहीं करता है, ठीक है, इस केस में ऐसा है, अगर डिजिट आपकी बड़ी होती तो और आगे तक चेक होता। अगर ये मैच नहीं है तो ये पैलिंड्रोम प्रिंट करेगा कि इट इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम एंड रिटर्न 0। इससे क्या होता है, प्रोग्राम से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लिख करके कि नॉट पैलिंड्रोम, फिर ये प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैच हो जाता है तो ये लूप के बाहर आएगा और यहाँ पर लिख देगा कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम। जो आपकी स्ट्रिंग है 1 2 3 2 1 इज़ अ पैलिंड्रोम, ये आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप ये जो फिर रिटर्न 0 से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम से एग्जिट करता है। ठीक है, यहाँ भी रिटर्न 0 से अगर मैच नहीं करेगा तो नोट पैलिंड्रोम लिख करके आपका जो है प्रोग्राम से एग्जिट करेगा। ठीक है, कंट्रोल। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है कोई वर्ड भी हो सकती है, लाइक दिस, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे हेलो को, HELLO, तो आंसर आएगा नोट पैलिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग मैच नहीं करेंगी तो आपका नोट पैलिंड्रोम आएगा। इसमें आएगा पैलिंड्रोम, इसमें आएगा पैलिंड्रोम। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट पैलिंड्रोम प्रोग्राम। बहुत ही ईजी पैटर्न में करके ये प्रोग्राम आपको बताया गया है। तो आगे के प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, सी बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं जरूर कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं और कैसे लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते कौन से हैं, इसका कंसेप्ट एंड सी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी के सभी प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न में हर प्रोग्राम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी ये आपको लगने वाले हैं। जरूरी है सी के ये सभी प्रोग्राम आपको आने चाहिए। तो चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि सी पर आपकी मास्टरी हो पाए और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। लेट्स सी व्हाट इज प्राइम नंबर। A prime number is a natural number greater than 1 that can be divided only by 1 and itself. प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर देन होता है। 0 और 1 ये प्राइम नंबर नहीं होते, ये हमेशा 1 से ग्रेटर देन होता है प्राइम नंबर पहले तो। नेक्स्ट इज इट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, लाइक 2, 3 ये खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। 5 ये भी खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। जो नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं लाइक दिस, तो वो प्राइम नंबर नहीं होते। 6 जैसे ये डिवाइड हो रहा है 1 से भी, 3 से भी, 2 से भी एंड 6 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 अप टू 50 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ये सब हैं प्राइम नंबर 47। ठीक है, ये 50 तक के प्राइम नंबर हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h सबसे पहले आपने ली स्कैनफ के लिए जो कि इनपुट फंक्शन होता है, प्रिंटफ के लिए जो कि एक आउटपुट फंक्शन होता है। मेन फंक्शन से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जहाँ से कंपाइलर अपना काम शुरू करता है। ओपनिंग ब्रेस ली, नम एक वेरिएबल लिया नंबर एंटर कराने के लिए और आई लूप के लिए लिया। ठीक है, प्रिंटफ में एक मैसेज दे दिया एंटर ए नंबर, आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर ए नंबर। अब यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसको हमने रीड कर लिया नम में, NUM में। ठीक है, स्कैनफ के थ्रू। अब प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है कि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर नंबर 1 से लेस देन है या इक्वल टू है तो प्रिंट हो गया कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो नंबर जो कि NUM के अंदर एंटर किया है यूजर ने वो प्राइम नंबर नहीं है एंड रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 करते ही हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा, ये लिख के कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तुरंत हमारा जो कंट्रोल है वो एग्जिट करेगा। लेकिन अगर वो 1 से ग्रेटर देन है, अगर हमारा नंबर 1 से बड़ा है तो हम चेक करेंगे उसको डिवाइड करके 2 से लेस देन नम तक। ठीक है, सपोज हमारा नंबर है 7, तो उस नंबर को हम 2 से 6 तक, 2 से 6 तक, ठीक है, हम उस नंबर को सभी से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से लेके 6 तक हम जो है 7 को डिवाइड करके देखेंगे। 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो जाता है इनमें से, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन होती है कि या तो वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी 2 से लेके 6 तक उसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अदरवाइज वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ हमने रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया जो कि रिमाइंडर लेके आएगा, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है यानी 0 के इक्वल है, यानी वो डिवाइड अगर हो जाता है तो वो प्रिंट होगा कि वो नॉट प्राइम है। और ये प्रिंट करके रिटर्न 0 कर दिया हमने। रिटर्न 0 करते ही प्रोग्राम के बाहर हमारा कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, ये लिख के कि वो नॉट प्राइम है। ठीक है, और अगर 2 से लेके 6 तक हमने सभी पूरा लूप चेक किया, अगर वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है तो वो नॉट प्राइम है और लूप के बाहर निकलेगा, और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, सपोज 7, तो 7 जो है 2 से लेके 6 तक जो है डिवाइड नहीं होगा तो हमारा कंट्रोल बाहर आएगा और उसके लिए लिख देगा 7 इज प्राइम।
7 नंबर जो है वो प्राइम है। एंड रिटर्न 0 किया, रिटर्न 0 करते ही ये एग्जिट करेगा हमारे प्रोग्राम से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्राइम नंबर। आगे के प्रोग्राम्स भी हम लेकर के आ रहे हैं सी के बहुत ही ईजी मैनर में। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपके सभी प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, आप जरूर से उनको चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं एंड सी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आज के इस लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम सी के बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हर एक प्रोग्राम का लिंक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये इसकी जो यूनिट 3 है वो हमने पूरी स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर टोटल 10 प्रोग्राम्स दिए गए हैं। इसमें से पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन के थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम पे जा सकते हैं। देख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव द ओरिजिनल नंबर। प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ओरिजिनल नंबर ही मिलता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो सेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं या सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, और बाकी किसी भी नंबर से ये प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होते। या ये तो खुद से डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। सेकंड कंडीशन प्राइम नंबर की कि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये 2 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सपोज एक नंबर है 60, तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हुए 2, 3, 5। स्टार्ट करते हैं। सी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले stdio.h से आप शुरू करें। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये हेडर फाइल हम प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। स्कैनफ के लिए जो कि एक इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ के लिए जो कि एक आउटपुट फंक्शन है। मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से कंपाइलर अपना काम शुरू करता है। ओपनिंग ब्रेस ली, सबसे पहले हमने नम लिया एक वैल्यू एंटर करने के लिए, एक नंबर एंटर करने के लिए, और आई लिया लूप के लिए। अब प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज दिया एंटर ए नंबर, इस नंबर को हम रीड करेंगे NUM के अंदर। अब मैसेज दिया प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर आर, मतलब एक मैसेज दिया यूजर को ये दिखाने के लिए कि प्राइम फैक्टर अब शुरू होते हैं। अब सबसे पहले हम 2 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो लूप चलाया हमने वाइल नम परसेंट डू 2, तो ये मॉड्यूलर डिविजनल ऑपरेटर है रिमाइंडर निकालने के लिए। जब तक कि वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, पहले हम 2 के सभी फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो जब तक नंबर आपका पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है यानी इवन नंबर है, तो ये प्रिंट करता रहेगा 2। ठीक है, फिर उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और जब तक वो नंबर 2 से डिवाइड पूरा होता रहेगा तो ये 2 प्रिंट करता रहेगा। सपोज 12 एक नंबर है, इसको ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्रिंट करेगा 2, और नम के अंदर ये उसको डिवीजन लेगा, उसका डिवीजन लेगा, कोशेंट निकालेगा, कोशेंट में आएगा आंसर 6। फिर से उस नंबर को डिवाइड करेगा 2 से, और ये अभी भी पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से प्रिंट करेगा 2, और इस बार नम के अंदर आएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। ठीक है, अब फिर से लूप चलेगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेगा, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होके नॉट इक्वल टू 0 लेके आ रहा है, तो यहीं पे नॉट इक्वल टू, यहीं पे आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार प्रिंट करेगा 2, 2। जब तक आपका वो नंबर 2 से डिवाइड होता रहेगा तो ये 2 प्रिंट करता रहेगा। यहाँ 2 के सभी फैक्टर्स निकल गए हैं। अब हम जो है फैक्टर्स निकालेंगे 3 के लिए। 3 से लेकर उस नंबर तक हम जो है ओड नंबर चेक करेंगे।
अब वो था हमारा इवन के लिए, ये हम ओड नंबर्स के लिए चेक करेंगे। अब ये लूप जो है 3 से स्टार्ट होगा। अब हमने यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 2 किया है, यानी 3 के बाद 5, 7, 9, इससे ये चेक होगा। और i इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम हमने किया है। तो ये क्यों किया है? क्योंकि ये जो चेक करेगा आई स्केयर, जब तक चेक करेगा जब तक कि आई स्केयर लेस देन इक्वल टू नम होता है। तो ये हमने क्यों किया? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें सिर्फ उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करना होता है, सिर्फ उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करना होता है उस नंबर के। उसके बाद सब रिपीट ही होते हैं वो नंबर्स, तो हम सिर्फ इसके स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमने लिया है आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम, यहाँ तक हमने चेक करना है। और ये ओड नंबर्स के लिए है, इनसे चेक होगा। ठीक है, अब लूप फिर से चला दिया। अगर वो नंबर आपका जो है डिवाइड हो जाता है, अगर वो नंबर 3 से 5 से 7 से यानी ओड नंबर है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उस नंबर को ये प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आपने नम डिवाइड बाय आई करते रहना है ताकि यहाँ पे डिवीजन चलती रहे। ठीक है, और ये दोबारा बार बार चेकिंग चलती रहेगी। अगर वो ओड होंगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इवन है तो यहाँ चेक हो गया, और ओड है तो यहाँ चेक हो गया। अगर अब भी कोई नंबर ग्रेटर देन 2 बचा है, ठीक है, तो उसे भी ये प्रिंट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, रिटर्न 0 करके हम जो है इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर बहुत इजी करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। सी अगर आपने सीखनी है, मास्टरी करनी है, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और पूरी यूनिट को हमारे साथ जो है सी की आप फिनिश करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होते क्या हैं और सी के अंदर इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, सी की सीरीज स्टार्ट हो गई है, सी प्रोग्राम्स की, और हर प्रोग्राम बहुत ही ईजी पैटर्न में आपको सिखाया जा रहा है। सी अगर आप यहाँ से सीखते हैं तो आपको अच्छे से आई तो गी ही, उसके अलावा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। लेट्स सी व्हाट are perfect number. A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its proper divisors excluding itself. Perfect number वो positive integers होते हैं जिनके proper divisor उस नंबर को छोड़ के, जैसे 28 के proper divisors कौन से हैं? 1, ठीक है, 2 इसको proper divide करता है, 4 प्रॉपर डिवाइड करता है, 7 एंड 14 ये इसके प्रॉपर डिवाइजर हैं। 28 को आपको ने छोड़ देना है। इन प्रॉपर डिवाइजर का जो सम है, अगर वो उस नंबर के इक्वल आता है, इसका नंबर के इक्वल आ गया है, तो इट इज़ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो 28 के प्रॉपर डिवाइजर हैं ये, इनका सम आता है ये, और ये नंबर इटसेल्फ नंबर के बराबर आ गया है सम, तो ये परफेक्ट नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सी 6, ठीक है, तो इसके प्रॉपर डिवाइजर्स हैं 1, 2, 3, 6 छोड़ देना है। अब आप इनका सम करेंगे और अगर ये सम उस नंबर के इक्वल आ गया तो ये भी परफेक्ट नंबर है। अब देख लेते हैं प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने इंक्लूड की। स्कैनफ के लिए जो कि एक इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ के लिए जो कि एक आउटपुट फंक्शन है इस हेडर फाइल का। मेन फंक्शन से प्रोग्राम की स्टार्टिंग की। ये वो जरूरी फंक्शन है जहां से कंपाइलर अपना काम शुरू करता है। ओपनिंग ब्रेस दी। अब सबसे पहले वेरिएबल्स लिए नम, यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए। सम इक्वल टू 0 लिया, क्योंकि हमें डिवाइजर्स का सम करना है तो हमने सम एक वेरिएबल लिया और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। आई एक लूप वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब प्रिंटफ में मैसेज दिया एंटर ए नंबर। नंबर एंटर करेगा यूजर, तो उसको रीड किया हमने NUM नम के अंदर। ठीक है, तो सपोज उसने नंबर दिया 28,
ठीक है। अब लूप चलाया हमने, लूप में क्या किया, कोई जो भी इनका प्रॉपर डिवाइजर होता है, किसी भी नंबर का प्रॉपर डिवाइजर उसके हाफ से ग्रेटर देन नहीं होता, हाफ तक ही होता है। कोई भी प्रॉपर डिवाइजर है वो हाफ से, उसके हाफ से ग्रेटर देन नहीं होता, ठीक है। तो हम हाफ तक ही इस लूप को चलाएंगे, ठीक है, 1 से लेके उस नंबर के हाफ तक। जैसे ये 28 है तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 14 तक। अब अंदर लूप के अंदर क्या चेक हो रहा है, अगर वो नंबर, जैसे वो जो नंबर है 28, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है लूप वेरिएबल से, ठीक है, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है, सपोज वो नंबर जैसे 28 1 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये सम कर देगा, उसको सम के अंदर इंक्लूड कर देगा, ऐड कर देगा। जैसे 28 है, ठीक है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 28 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 28 4 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 28 7 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, एंड 28 जो है 14 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो ये है 1 2 4 7 और 14, ये जो है ऐड कर देगा सम के अंदर। सम के अंदर क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस आई है, ठीक है। और पहली बार में सम के पास क्या है 0, तो आई, ये वाला 1 ऐड होगा तो सम में आ जाएगा 1, ठीक है। अगली बार में 1 प्लस ये वाला 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर डिवाइड हो गया है, तो सम में आ जाएगा 3। इस बार 3 में 4 ऐड होगा, ठीक है। जो जो डिवाइड होता जा रहा है वो ऐड होता जाएगा, तो सम में आ गया 7, और फिर जो है 7 प्लस 7, ये सम जो है ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 14, और फिर अगली बार क्या होगा 14 प्लस 14 ऐड होके जो है 28, तो सम में आ जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सम है उसकी वैल्यू आ चुकी है 28। अगर जो सम है वो नंबर के इक्वल आ जाता है, यानी जो भी सम आया है हमारा वो नंबर के इक्वल है, तो प्रिंट होगा कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। एंड देन रिटर्न जीरो करते ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट करेगा, प्रोग्राम बाहर निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स आगे के प्रोग्राम भी हम ले रहे हैं, बहुत ही ईजी पैटर्न में हर एक प्रोग्राम आपको समझा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक प्रोग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जो प्रोग्राम देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस। आज की इस लेक्चर में हम करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इसका कंसेप्ट क्या है एंड सी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। कंसेप्ट मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते कौन से हैं और कैसे उनको सी के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आज के लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स सी के प्रोग्राम्स की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप सभी सी के प्रोग्राम्स को सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी मैनर में हर एक सी प्रोग्राम आपको समझाया जा रहा है, तो चैनल पर अगर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। लेट्स सी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग number is a number that is equal to the sum of its digit each raised to the power of the number of digit। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तब कहते हैं जब उसके डिजिट्स का पावर का सम, जैसे ये डिजिट्स है इसका पावर का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर हो, ठीक है, ओरिजिनल नंबर के बराबर हो। अब ये पावर कितनी लगेगी, जितने इसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो पावर होगी ये। तो अगर ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाता है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फॉर एग्जांपल ये, इसको अगर हम करेंगे तो रिजल्ट इज 36। अब ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 4, तो आपको हर एक डिजिट्स का उतनी ही पावर लेनी है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाता है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है।
अब देखते हैं इसको सी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले लेना है आपको हैश इंक्लूड stdio.h। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर प्री डिफाइंड इनपुट फंक्शन है लाइक स्कैनफ और प्री डिफाइंड आउटपुट फंक्शन है लाइक प्रिंटफ। इनको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। दिस इज प्रिंटफ। नेक्स्ट इज हैश इंक्लूड math.h। ये हेडर फाइल ली आपने POW, एक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, इसके लिए पावर करने के लिए। अब मेन फंक्शन से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मेन मोस्ट जरूरी फंक्शन है जहां से कंपाइलर अपना काम शुरू करता है। ओपनिंग ब्रेस ली। सबसे पहले हमने नम लिया एक नंबर को इनपुट करने के लिए, वो नंबर जिसको हमने चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। ओरिजिनल लिया। ओरिजिनल नम जो लिया है हमने, नम की कॉपी हम ओरिजिनल में स्टोर करेंगे जिसका हम फ्यूचर यूज करेंगे, ठीक है। एक बार नम की कॉपी ओरिजिनल में रख देंगे ताकि इसका फ्यूचर यूज हम कर पाए। रिमाइंडर। रिमाइंडर लास्ट डिजिट को स्टोर करने के लिए हम रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, लास्ट डिजिट को स्टोर करने के लिए। n इक्वल टू 0 लिया हमने टोटल डिजिट्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। उस नंबर के अंदर टोटल डिजिट्स को काउंट करने के लिए लिया n इक्वल टू 0। एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, ये जिसकी हमने डेटा टाइप दी डबल, ठीक है, और डबल को इनिशियलाइज कर दिया 0.0 से। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, जो हमारे डिजिट्स हैं उनके पावर का सम इस रिजल्ट में हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और एट लास्ट इस रिजल्ट को हम ओरिजिनल से चेक करेंगे, कंपेयर करते हुए चेक करेंगे, अगर वो इक्वल होते हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। सबसे पहले हमने एक नंबर एंटर करवाया, उस नंबर को रीड किया NUM के अंदर, उस नंबर को हमने दे दिया ओरिजिनल को, ठीक है। ओरिजिनल को दे दिया उसकी एक बार कॉपी ताकि हम चेक कर पाए। अब हमने क्या किया है, वाइल ओरिजिनल नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि ये जो ओरिजिनल है, सपोज यहाँ पे नंबर है आपका 153, जब तक कि ये नंबर 0 के इक्वल ना आ जाए, ये 153 जो है ये 0 के इक्वल ना आ जाए, यानी जब तक कि 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हर बार हम क्या करेंगे, उस 153 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 15.3 यानी 15 आएगा, क्योंकि इंटीजर हमने लिया हुआ है ओरिजिनल। फिर हम 15 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, अब रिजल्ट आएगा 1.5 यानी 1 आएगा रिजल्ट, क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। फिर हमने 1 को 10 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से हम ये नंबर को डिवाइड करते चलेंगे। इसमें एक डिजिट रिमूव होती जाएगी, जैसे यहाँ पे एक डिजिट रिमूव होगी, यहाँ पे एक डिजिट रिमूव होगी, ठीक है। अब n प्लस प्लस, n को हम n इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए, जब तक कि ये ओरिजिनल 0 ना हो जाए। तो ओरिजिनल में है 153, ठीक है, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो इट मीन्स ये n पहली बार में 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा n, फिर n 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारी डिजिट्स काउंट हो जाएंगी। जो 153 था उसकी टोटल डिजिट्स काउंट हो गई है n के अंदर, n में आ जाएगा 3। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है, n के अंदर 3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो नंबर था 153 वो फिर से हम ओरिजिनल को असाइन कर देंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल अभी 0 हो चुका है। फिर से एक बार हम नंबर देंगे ओरिजिनल को, ठीक है। अब फिर से ओरिजिनल के अंदर 153 है, यहाँ पे हमारा n3 हो चुका है। अब लूप फिर से चला दिया हमने, और इस बार क्या किया है कि वाइल ओरिजिनल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब तक कि वो नंबर 0 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जो ये 153 है, जब तक कि ये 0 के इक्वल ना हो जाए, यानी जब तक 0 होता है तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। जब तक 0 होगा जब, तब तक ये लूप जो है चलता रहेगा। लूप के अंदर हमने क्या किया, रिमाइंडर इक्वल टू ओरिजिनल, ये है मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेटर है, इससे रिमाइंडर निकलता है। तो हमने उसको इस बार रिमाइंडर में हमने क्या किया, रिमाइंडर फाइंड आउट किया। जो 153 था वो %10 किया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 3, ठीक है। और ये लूप चलता रहेगा। अगली बार जो होगा 115 को हमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 5, फिर 1 को ये लूप ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आपका जो 153 है वो 10 से डिवाइड हुआ, पहली बार आया 3,
फिर 5, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया, रिजल्ट प्लस POW फंक्शन को यूज किया, रिमाइंडर कोमा n। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, इट रेजेज द डिजिट्स टू पावर n। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है, इट रेजेज द डिजिट्स टू पावर n। ये जो डिजिट्स रिमाइंडर में आपका आएगा क्या, रिमाइंडर में पहले आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1। ठीक है, और पावर n में क्या है हमारा, n में हमारी यहाँ डिजिट्स काउंट हो चुकी है, यहाँ पे n में है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 1 क्यूब ये होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट प्लस पावर। तो हर बार आपका जो रिजल्ट था, रिजल्ट में सबसे पहले था यहाँ पे 0.0। ठीक है, और इसमें पावर आपकी जो निकली है रिमाइंडर कोमा n, तो जो भी पावर निकली है वो इसमें ऐड होती जाएगी 3 क्यूब। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें, उसके अंदर क्या होगा, 3 क्यूब वाली जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 क्यूब ऐड हो जाएगा, फिर उसमें 1 क्यूब ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ओरिजिनल को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, और ये किस लिए, टू मूव टू द नेक्स्ट डिजिट पर मूव करने के लिए। पहली बार आया 3 आया, 153 को जब 10 से रिमाइंडर निकाला तो 3 आया। अगली बार 15 को 10 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5, फिर 1 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, 3 एंड 5। तो ये ओरिजिनल, ये क्या किया, यहाँ हमने डिवाइड किया। क्यों किया, डिवाइड बाय 10 किया हमने, टू मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, ताकि नेक्स्ट डिजिट पे ये मूव करता रहे। और एट लास्ट आपका ओरिजिनल, यहाँ पे जब 1/10 करेंगे हम, तो यहाँ पे 1/10 करेंगे तो क्या आएगा, जब हमने यहाँ पे 153 डिवाइड बाय 10 किया है, तो यहाँ पे हमारा आया है, सॉरी यहाँ पे हमारा आया है 15 आया है। ठीक है, यहाँ पे आया है हमारा 15, और यहाँ पे आया है 1, और 1/10 क्या है, तो यहाँ पे आया है 0। ये कोशेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोशेंट की। ठीक है, ये था कोशेंट, और ये वाला था हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो कोशेंट से हमने क्या किया, हम नेक्स्ट डिजिट पर मूव होते रहे, और आखिरी में आपका कोशेंट जो है 0 आ जाएगा। तो 0 = 0 होते ही ये लूप बंद होगा और बाहर निकल आएगा। रिजल्ट में आपका रिजल्ट आ चुका है, दिस वन, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब वो जो रिजल्ट है वो डबल में है, क्योंकि POW फंक्शन लगाया हुआ था अपने रिजल्ट में, आपने डबल लिया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो इंटीजर पार्ट है अगर वो नंबर के इक्वल हो जाता है, जैसे 3 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये आ गया 153। यहाँ पे 153 अगर 153 के इक्वल आ जाता है, अगर ये मैच हो जाते हैं तो प्रिंट हो जाएगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। क्या, जो %d है, %d में क्या है, NU1। ठीक है, और एट लास्ट हमने रिटर्न 0 किया, इससे आपका प्रोग्राम एग्जिट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बहुत ही इजी पैटर्न में ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है इसका प्रोग्राम आपको समझाया गया है, और भी प्रोग्राम आपके जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर अगर प्रोग्राम समझना है, तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी करके सभी प्रोग्राम्स आपके लिए लाए जा रहे हैं। आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सी के अंदर कोई एरर आती है तो आप ज़रूर से हमें बताएंगे, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, आपके साथ हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रोग्राम इन सी, जिसमें हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज ऑन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर पर हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज। ये जो नंबर्स हैं विच आर रीड यूजिंग सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन, ये नंबर जो है रिपीटेटिवली रीड होंगे लेकिन सेंटिनल कंट्रोल्ड रहेगा रिपीटेशन। सेंटिनल कंट्रोल्ड मीन्स स्पेशल वैल्यू पर जो है आपका लूप रुक जाएगा वैल्यू एक्सेप्ट करने से, यूजिंग ओनली ए फ्यू वेरिएबल, यानी आप कुछ वैल्यूज देंगे, कोई स्पेशल वैल्यूज जिस पर आपका लूप इनपुट लेना बंद कर देगा। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स हैं उस पर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज। देख लेते हैं इसको सी में। तो सपोज आपने वैल्यूज एंटर की 10, 20, 40, 50 एंड 30। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये निकालेगा उन वैल्यूज का मैक्सिमम, यानी इसमें मैक्सिमम है आपका 50, मिनिमम जो कि है 10, सम 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं और इसको ये ऐड करेगा, रिजल्ट इज 150। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज निकालेगा ये, और एवरेज इज 150 डिवाइड बाय 5 दैट इज 30। तो ये आपके प्रोग्राम का जो है आंसर रहेगा अगर आपकी इनपुट वैल्यू है ये, और ये वैल्यूज सभी वैल्यूज लेता रहेगा, सिर्फ इस वैल्यू पर, इस प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू सेंटिनल रखी गई है, सिर्फ इस वैल्यू पर आपका जो प्रोग्राम है वो इनपुट लेना बंद कर देगा, अदरवाइज ये 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज को लेता रहेगा। तो हमने ये 5 वैल्यू ली और इसके बाद हमने दे दिया ये। ठीक है, और इसको मिलते ही हमारा प्रोग्राम इनपुट लेना बंद कर देगा और इनमें से जो है आंसर आएगा दिस वन। अब देख लेते हैं सी के अंदर ये प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हमने लेना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हैश इंक्लूड से। क्यों? ताकि हम इसके प्रिंट एफ फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन जो कि एक इनपुट फंक्शन है, इनको यूज कर सकें। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, अब मेन फंक्शन से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और मेन फंक्शन वो जरूरी फंक्शन है जहां से कंपाइलर अपना काम शुरू करता है। अब सबसे पहले हमने कांस्टेंट वेरिएबल लिया सेंटिनल, और इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी, दैट इज -9999। ये कुछ भी हो सकती है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो अभी इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये वैल्यू ली है, जब भी ये वैल्यू यूजर को मिलेगी प्रोग्राम इनपुट लेना बंद कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वेरिएबल लिया नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, एंड काउंट इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट कर दिया, जो कि सारी वैल्यूज को काउंट करेगा जितनी भी हम एंटर करेंगे। अब लॉन्ग सम करके हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब लॉन्ग का मतलब क्या है कि इसका जो टाइप है वो हमने रख दिया लॉन्ग, जिससे कि ये बड़ी संख्या को भी संभाल सके। तो लॉन्ग 2 बार लिखा हमने ताकि कोई भी बड़ी वैल्यू हम यहाँ पर एंटर कर पाए। फ्लोट एवरेज, अब एक एवरेज नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको हमने फ्लोट डेटा टाइप दे दिया, डेसिमल, ताकि ये डेसिमल को भी एक्सेप्ट कर सके, डेसिमल वैल्यूज को। प्रिंट एफ के अंदर हमने दिया एंटर फर्स्ट नंबर। अब हमने यूजर से पहली संख्या एंटर करवाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया %d टू स्टॉप। ठीक है, %d मतलब सेंटिनल का मतलब सेंटिनल के अंदर वैल्यू है -999, यानी ये वैल्यू पे ही ये स्टॉप करेगा। लिखा क्या आएगा आपका, सिर्फ ये वैल्यू है जिस पे ये स्टॉप होगा, अदरवाइज आप 1 बाय 1 करके फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और वैल्यूज को एंटर करते चलेंगे। ठीक है, अभी स्कैनफ %d, अभी पहला नंबर हमने एंटर किया है, सिर्फ पहला नंबर ही अभी हमने एंटर किया है, उसको रीड किया NUM के अंदर। अब सबसे पहले हमने चेक करा दिया अगर पहला नंबर ही सेंटिनल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब पहला नंबर ही नम इक्वल टू सेंटिनल, अगर पहला नंबर ही हमारा सेंटिनल वैल्यू के इक्वल होता है तो लिखा आएगा नो नंबर्स एंटर्ड। ठीक है, कोई नंबर एंटर नहीं हुआ, एंड रिटर्न 0 मिलते ही प्रोग्राम आपका खत्म होगा। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ पहला नंबर ही लिया, अभी कोई लूप नहीं स्टार्ट हुआ। अब पहला नंबर है उसको हमने सम के अंदर डाल दिया। ठीक है, पहला नंबर को सम में डाल दिया।
काउंट में 1 कर दिया, क्योंकि एक संख्या एंटर हो चुकी है तो काउंट में डाल दिया 1। और मैक्स और मिनिमम, मैक्स और मिन इन दोनों में ही हमने वो पहला नंबर डाल दिया। जो पहला नंबर हमारा था उसकी वैल्यू हमने मैक्स और मिन में डाल दी, क्योंकि शुरुआत में पहला नंबर ही सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब हम लूप स्टार्ट करते हैं, वाइल 1। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे 1 लगा के एक इनफाइनाइट लूप चला दिया, और ये लूप तब तक चलता रहेगा, ये लूप जो है आपका तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर सेंटिनल वैल्यू नहीं डालता। तो अंदर हमने प्रिंट एफ में डाला एंटर नेक्स्ट नंबर और %d टू स्टॉप। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक फर्स्ट नंबर डाला था, एक ही नंबर डाला था। अब लूप स्टार्ट किया है नेक्स्ट नंबर एंटर कराने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे %d टू स्टॉप, %d का मतलब है सेंटिनल, तो यानी सेंटिनल पे ही ये स्टॉप करेगा, फिर 1 बाय 1 करके नंबर्स एंटर करा रहे हैं हम। ठीक है, और उन नंबर्स को पहले सेकंड नंबर को हमने रीड किया NUM के अंदर। अब चेक किया कि अगर नम जो है सेंटिनल के इक्वल है, यानी अगर जो सेकंड नंबर है वो सेंटिनल के इक्वल है तो ब्रेक दिया। ब्रेक मतलब ये लूप से बाहर निकलेगा। अगर संख्या जो है वो सेंटिनल है तो ब्रेक यानी ये लूप से बाहर निकलेगा, नहीं तो क्या होगा, सम में वो नंबर ऐड कर दिया जाएगा, काउंट को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। और अगर नई संख्या, जो आप नई संख्या डाल रहे हैं, इफ नम ग्रेटर देन मैक्स है, अगर वो जो नई संख्या है वो मैक्स से, मैक्स में पहली संख्या थी आपकी, अगर नई संख्या मैक्स से बड़ी है तो मैक्स में इस बार डाल देंगे वो नई संख्या। अगर वो नई संख्या मिन से छोटी है तो मिन में डाल देंगे वो नई संख्या। तो इट मीन्स मैक्स और मिन में बड़ा और छोटा आ जाएगा। एवरेज, अब जो है ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हम वैल्यू एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो लूप है ये चलता रहेगा जब तक हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, और ये लूप तभी बंद होगा जब सेंटिनल वैल्यू यूजर डालेगा, यानी -9999 डालेगा। अब बाहर आते हैं, सारी वैल्यूज डल चुकी हैं, एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल टू फ्लोट सम डिवाइड बाय काउंट। तो यहाँ हमने एवरेज निकाला है, सम को फ्लोट में कास्ट कर दिया। ठीक है, कास्ट मतलब टाइप कास्टिंग कर दी, टाइप चेंज कर दिया, सम को फ्लोट में चेंज कर दिया ताकि डिवीजन हमारी डेसिमल में हो। फिर हमने उसको काउंट से डिवाइड किया और इससे हमें एवरेज मिल जाएगा। फिर हमारा एवरेज आ चुका है और सब आ चुका है, सम भी आ चुका है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सब आ चुका है। अब हम प्रिंटएफ में देंगे टोटल नंबर्स एंटर्ड काउंट, %d मिलते ही ये काउंट पे जाएगा। तो टोटल काउंट में क्या है, जितने भी टोटल नंबर एंटर हुए हैं वो सब आएंगे काउंट में, टोटल नंबर एंटर्ड है काउंट में। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा कि टोटल नंबर एंटर्स दीज आर, तो सम इक्वल टू %d। तो यहाँ पे हमने सम %d, आप इसको छोड़ देंगे, तो %d में क्या है, सम, तो सम आपका प्रिंट होगा, सम प्रिंट होगा, मैक्सिमम प्रिंट होगा। ठीक है, हमारा अब आउटपुट दे रहे हैं हम, मिनिमम प्रिंट होगा। %d मिलते ही ये मैक्स पे जाएगा, मैक्स से वैल्यू उठा लेगा, %d मिलते ही यहाँ पे मिन पे जाएगा और यहाँ से वैल्यू उठा लेगा। तो आपका सम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज ये सब आपके आ चुके हैं और ये सब आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपकी काउंट की वैल्यू भी प्रिंट होगी टोटल नंबर्स एंटर्ड में। ठीक है, सबसे पहले आपका जो लिखा आएगा दैट इज टोटल नंबर्स एंटर्ड। तो इस तरीके से हमारे लूप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। तो ये आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया है। रिटर्न 0 करते ही ये प्रोग्राम जो है ख़त्म होगा, आपका बाहर निकलेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। तो ये स्टूडेंट हमने देखा कि हम बहुत सारी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं और एक स्पेशल वैल्यू पे हमारा लूप बंद हो रहा है, इनपुट लेना बंद हो रहा है। अब जितनी वैल्यू एंटर हो गया उसमें से सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम और टोटल नंबर एंटर्ड ये हमने निकाला। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ईजी पैटर्न में आपको सारे प्रोग्राम्स समझाए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस।
आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एलसीफ लैडर। इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम सभी हम देखेंगे। बहुत ही इजी मैनर में हम सी को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सी के लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं एलसीफ लैडर। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो एलसीफ लैडर होता किस लिए है? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन वन कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस जब आपको चेक करानी है तो हम यूज करते हैं एल्स इफ लैडर। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर वन इफ कंडीशन होती है। एक तो इफ कंडीशन होगी एंड मोर देन मल्टीपल मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन होंगी। एल्स इफ कंडीशन मतलब मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन होंगी एंड देन ओनली वन एल्स ब्लॉक होगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस होती हैं एल्स इफ लैडर की। अब देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। एंड सिंटैक्स इज इफ। सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी वाली ये स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट 1, एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अगली कंडीशन चेक होगी, दैट इज कंडीशन 2। एंड देन और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके वाली स्टेटमेंट यानी टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ ये भी कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है देन अगेन दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम मोर देन वन कंडीशंस को चेक करते चलेंगे। सारी कंडीशंस अगर चेक हो जाती हैं और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो एट लास्ट एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन चेक ट्रू नहीं होती है तो इसके अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहेगी, दैट इज डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ लैडर। तो देख लेते हैं फ्लो चार्ट इसका, एल्स इफ लैडर का फ्लो चार्ट। तो सपोज हमें प्रोग्राम लेना है क्या कि एक बच्चे के मार्क्स अगर जो है ग्रेटर देन 80 है तो उसका ग्रेड है ए। अगर मार्क्स 65 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन 80 है तो उसका ग्रेड है बी। ठीक है, और अगर उस बच्चे के मार्क्स 35 से ग्रेटर देन है एंड 65 से लेस देन है तो उसका ग्रेड है सी। एंड लेस देन 35 अगर उसके मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड है डी। ठीक है, तो ये है ग्रेड जो कि हम चेक करेंगे, और ये है हमारा मार्क्स। इसके बेस पे हम फ्लो चार्ट लेते हैं और इसी के बेस पे फिर हम देखेंगे प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट को लेकर के अगर आप कोई प्रोग्राम सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम इनपुट लेंगे, दैट इज राइट, यानी मार्क्स को हमें रीड करना है। रीड मार्क्स, मार्क्स बच्चे के रीड करेंगे। अब कंडीशंस चेक करते चलेंगे, मोर देन वन कंडीशन, और हर कंडीशन के लिए हमें पता है डिसीजन बॉक्स होता है चेक करने के लिए। तो अगर मार्क्स लेस देन 35 है तो प्रिंट होगा, दैट इज, तो राइट कर देंगे हम दिस इज ग्रेड डी। आउटपुट बॉक्स में आउटपुट प्रिंट हो कर देंगे, दैट इज राइट ग्रेड डी। ठीक है, ये वाली कंडीशन। और अगर मार्क्स 35 से लेस देन नहीं है यानी मार्क्स 35 से ज़्यादा है तो फिर से हम चेक करेंगे क्या वो मार्क्स 35 से तो ज़्यादा है, मार्क्स ग्रेटर देन 35 है एंड जो मार्क्स हैं वो लेस देन 65 है। ठीक है, ये और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो क्या होगा,
तो प्रिंट होगा यस के केस में डेट इज राइट ग्रेड सी। प्रिंट क्या हो जाएगा? ग्रेड सी। दिस इज ग्रेड सी। ये हमने राइट करा दिया। अगर नो का केस है, अगेन फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, यानी मोर देन वन कंडीशंस यहाँ चेक होती चल रही हैं नो के केस में। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या फिर चेक करेंगे क्या मार्क्स ग्रेटर देन 65 हैं एंड मार्क्स लेस देन 80 हैं। ठीक है, ये चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट करेंगे आउटपुट बॉक्स में दैट इज राइट ग्रेड इज डी। ग्रेड डी, ग्रेड सॉरी बी। ठीक है, और नो के केस में अगर नो है तो फिर से हम एक और कंडीशन चेक करेंगे क्या बच्चे के मार्क्स 80 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 80 है। अगर यस है तो उसका ग्रेड जो है उसे मिलेगा ए। राइट कर देंगे आउटपुट बॉक्स में, पैरेललोग्राम बॉक्स में ग्रेड ए। ठीक है, और नो के केस में जो है हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे आउटपुट बॉक्स में राइट इनवैलिड टास्क। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी इसमें प्रिंट करा सकते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट एज द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमने इनवैलिड टास्क प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब जो है इसको करेंगे स्टॉप। यहाँ पे हम जो है फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे स्टॉप लिखकर। ठीक, तो इस तरीके से यस और नो की कंडीशंस, हर एक नो के बाद नो में कंडीशन एक और चेक होती चलेगी, और अगर यस है तो आप प्रिंट करते चलेंगे। और इस प्रिंट के बाद डायरेक्ट जो है फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे, यानी डायरेक्ट हमारा कंट्रोल एंड पे चलेगा हर एक प्रिंटिंग के बाद। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ एल्स इफ लैडर। अगर ये प्रिंट हो जाता है तो प्रोग्राम फिनिश होगा, मतलब फ्लो चार्ट को हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। और अगर नो का केस है तो कंडीशंस चेक होती चलेंगी, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो इनवैलिड टास्क प्रिंट होगा एंड देन स्टॉप हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसी को हम विद प्रोग्राम देखेंगे। इसी को जो हमने फ्लो चार्ट समझा, फ्लो चार्ट के थ्रू अब प्रोग्राम करना बहुत ईजी हो जाता है। मेन लिखकर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हर एक फंक्शन का अपना डेटा टाइप होता है। यहाँ वॉइड डेटा टाइप अगर हम दे देते हैं तो इट मीन्स ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब हम जो है ओपनिंग ब्रेस से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम एंटर कराते हैं उस बच्चे के मार्क्स। ठीक है, अब ये मार्क्स किस टाइप के हैं? इसका डेटा टाइप दैट इज इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के। ठीक है, अब हम प्रिंट कराएंगे कि एंटर मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर ग्रेड। ग्रेड फाइंड आउट कराने के लिए आप उस बच्चे के मार्क्स एंटर कराएं। ठीक है, तो अब जो है स्कैन ऑफ करेंगे उसको, उस मार्क्स को जो उसने बच्चे ने एंटर किए कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए इनपुट को रीड करने का काम होता है स्कैन ऑफ फंक्शन का। और कहाँ रीड करेगा ये? मार्क्स के एड्रेस पर जाकर। मार्क्स जो कि एक वेरिएबल है इन टाइप का, इसके एड्रेस पर जाकर वो मार्क्स स्टोर हो जाएंगे जो हम एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ कहाँ से आए हैं? इसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। ये आए हैं हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसको हैश इंक्लूड कीवर्ड से हम इंक्लूड करेंगे इस हेडर फाइल को, और इंक्लूड करते ही इनपुट फंक्शन, स्कैनर फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन को हम यूज करने के लिए पूरा हमारा राइट हो जाता है अगर हम लाइब्रेरी इंक्लूड कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब चलते हैं कंडीशन पर। इफ कंडीशन पर मार्क्स हमारे आ चुके हैं और अब हम
कंडीशंस को चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर तो मार्क्स 35 से लेस देन है तो प्रिंट एफ होगा दैट इज ग्रेड डी। ठीक है, स्लैश एन हम अगर लगाते हैं तो स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर चला जाएगा ग्रेड डी प्रिंट करके। ठीक है, और ये हमने इस कंडीशन को फिनिश किया। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस आप लगाएंगे अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट के लिए भी आप लगा सकते हैं, पर एक स्टेटमेंट के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन मोर देन वन स्टेटमेंट है तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस जरूरी होता है। हमने लगा दिया इसको। अब एल्स इफ की कंडीशन चेक करते चलेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या चेक करेगा कि उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है एंड लॉजिकल एंड कंडीशन ऑपरेटर हमने लगाया लॉजिकल एंड वाला, जो कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू होता है। तो अगर मार्क्स उसके 35 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है और 65 से कम या इसके इक्वल टू है तो प्रिंट करेगा ये दैट इज प्रिंट एफ ग्रेड सी। ठीक है, स्लैश एन आप नेक्स्ट लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। हर एक लाइन को सेमीकोलन के साथ एंड करना है जो स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो इसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस होता है यानी जो ब्लॉक्स होता है जिसकी बॉडी होती है वहां आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स में लगाएंगे बाकियों की। नेक्स्ट आते हैं, अभी इस प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या था, हमने 35 से लेकर 65 तक की कंडीशन को चेक किया है। फिर से हम चेक करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। एल्स इफ अगेन एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन 65 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू तक 65 तक तो हमने चेक किया था, अब ग्रेटर देन 65 है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम एंड लगाएंगे लॉजिकल एंड बना, लॉजिकल एंड बना। ठीक है, लॉजिकल एंड जिसका काम है दोनों कंडीशंस को ट्रू चेक करना। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी, ठीक है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 65 है एंड मार्क्स जो है लेस देन इक्वल टू 80 है। ठीक, आप इस तरीके से ये दो ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं इसे। तो क्या करेगा ये, प्रिंट एफ करेगा ग्रेड बी। ठीक है, देन स्लैश एन लगा सकते हैं हम, स्टेटमेंट को एंड करेंगे। और यहाँ एल्स की कंडीशन अगर जो है मार्क्स, फिर से एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, लास्ट कंडीशन दैट इज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट एफ करेगा ग्रेड ए। ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती तो एल्स की कंडीशन जो है उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स की स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट एफ इनवैलिड टास्क। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं होती तो प्रिंट होगा इनवैलिड टास्क। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है। ये मेन फंक्शन वाला जो ओपनिंग था उसको क्लोज किया हमने। ठीक है, इस कंडीशन को भी आप यहाँ पे दो कंडीशन है तो इसमें ब्रैकेट्स लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स हर एक जो प्रोग्राम है बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। आगे हम करेंगे इस कोर्स को कंटिन्यू इजी पैटर्न में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से जुड़े हमारे साथ, और स्टूडेंट्स को भी आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें कोई क्वेश्चन है, हमें ये लेक्चर आपको कैसे लगे हैं जरूर से आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट का एक और प्रोग्राम दैट इज प्रोग्राम ऑफ कैरेक्टर एज द चॉइस। तो हमने इंटीजर एज द चॉइस लास्ट प्रोग्राम में किया था, अब यहाँ पे कैरेक्टर एज द चॉइस हम लेकर के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स बहुत इजी करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि सी के लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है ये चैनल।
लेट्स सी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हमने देखा था कि मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे मोर देन वन चॉइसेज अगर आपके पास जब है तो स्विच स्टेटमेंट का हम वहाँ यूज करेंगे, जिसमें से एक चॉइस सेलेक्ट होगी और उससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी सारी केसेस को, चॉइसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड वर्ब ब्रेक स्टेटमेंट। हर एक केस के अंदर, हर एक चॉइस के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है ताकि हम स्विच से बाहर निकल पाए। तो लेट्स सी स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो इसके अंदर हमने ये देख लिया था कि स्विच में एक्सप्रेशन होता है, और ये जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर वैल्यू इंट भी ले सकते हैं आप और कैर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इंट का तो हमने लास्ट प्रोग्राम में देख लिया था, कैर यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लेकर के देखेंगे। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू केसेज के साथ हम मैच करते हैं, अगर पहले केस के साथ इसकी वैल्यू मैच कर जाती है तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और ब्रेक होता है इस स्विच से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये स्विच से बाहर निकल जाएगा। पहला केस अगर मैच नहीं करता तो दूसरा केस चेक किया जाएगा, अगर दूसरा केस मैच कर जाता है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड देन ये स्विच से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से वन बाय वन करके सारे केसेस को चेक किया जाता है, और जो भी मैच कर जाता है उसकी कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और ये बाहर निकलता है स्विच स्टेटमेंट से। लेकिन अगर एक भी केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाले केस जो है इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और ये फिर बाहर निकल जाता है स्विच स्टेटमेंट से। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट का केस। हमने इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया था। स्विच का एक्सप्रेशन हमने सबसे पहले देखना है और फिर केसेज को, हर एक केस को मैच करना है। जो भी केस मैच हो जाएगा उससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर नहीं मैच होगा तो दूसरा केस, फिर नहीं मैच होता है तो तीसरा केस, इस तरीके से सारे केसेस चेक होंगे। और कोई भी केस अगर ट्रू नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड देन लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो प्रोग्राम है वो देख लेते हैं फॉर कैर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन लेंगे और यहाँ वॉइड देंगे। ठीक है, ताकि इसका वॉइड हम किस लिए देते हैं, ताकि जो ये फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। अब हमने सपोज लिया बच्चे का ग्रेड। ठीक है, प्रोग्राम क्या है कि हम मार्क्स एंटर करेंगे और ये हमें ग्रेड फाइंड आउट करके देगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो ग्रेड लिया इस बार हमने लिया कैर टाइप का। ठीक है, अब हम प्रिंट एफ कराएंगे क्या, यहाँ पे एक मैसेज देंगे कि एंटर ग्रेड, बच्चे का ग्रेड एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ग्रेड एंटर करा लेते हैं, यानी अगर हमें ग्रेड पता है तो हम उसका बताएंगे कि वो कौन सी डिवीजन में है, डिवीजन कौन सी है, विच डिवीजन, ये प्रोग्राम है। ठीक, तो ग्रेड एंटर कराया हमने। ठीक है, और प्रिंट एफ और स्कैनएफ के लिए हमने लिया हेडर फाइल दैट इज हैश इंक्लूड से ली stdio.h। दिस इज स्मॉल में है ये stdio.h। अब ग्रेड एंटर कराया बच्चे का और इसको स्विच में स्कैनफ कर लेते हैं। जो भी वो ग्रेड एंटर करेगा उसको स्कैनफ किया %c में। तो कैर के लिए हम %c एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं और %c का मतलब क्या, एड्रेस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के एड्रेस पे जाकर वो ग्रेड आपकी जो है रीड हो जाएगी। अब इसको हमने रखा स्विच स्टेटमेंट में, किसको, इस ग्रेड को, और इस ग्रेड को अब हम मैच कराएंगे डिफरेंट केसेस के साथ। अगर केस ए होता है, ठीक है, ये हमने दिया केस ए है अगर, यानी ए करेक्टर टाइप के लिए हम यहाँ सिंगल कोट्स लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ए है, ठीक है, यहाँ पे हम जो है ये जो ग्रेड है ये करेक्टर टाइप का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू, जो केसेस की वैल्यू चेक करनी है वो करेक्टर टाइप की होनी चाहिए। सिंगल कोट्स में सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर केस ए है तो ये प्रिंट ऑफ करेगा फर्स्ट डिवीजन, स्टूडेंट हैज अचीव्ड फर्स्ट डिवीजन, इस तरीके से आप लिखा सकते हैं। और यहाँ करेंगे ब्रेक।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले केस पे। अगर केस बी है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि प्रिंट एफ सेकेंड डिवीजन। तो बच्चे क्या ही है सेकेंड डिवीजन, और ये भी ब्रेक किया हमने। फिर केस सी है तो प्रिंट एफ किया थर्ड डिवीजन। और यहाँ पे भी क्या ब्रेक। और अगर कोई भी केस नहीं है, डिफॉल्ट केस है, ए बी सी अगर नहीं है, ठीक है, इसके अलावा है तो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा कंट्रोल, और यहाँ प्रिंट एफ होगा कि वो बच्चा फेल है। ठीक है, और यहाँ ब्रेक ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं। स्विच केस को बंद करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था यहाँ पे, और लास्ट में मेन फंक्शन को भी बंद कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोग्राम फॉर कैरेक्टर वैल्यू। तो स्टूडेंट्स सी बहुत इजी करके लाई जा रही है, जरूर से यहाँ जुड़ जाए और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। तो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इस टॉपिक में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज जिस आसान तरीके से ये टॉपिक हम समझेंगे डेफिनेटली आपकी कंफ्यूजन भी खत्म होगी और आगे आपको कभी इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। तो सी को ईजी वे में सीखने के लिए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। लेट्स सी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है 1 प्लस कर देना और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है 1 माइनस कर देना। तो दो टाइप के ये ऑपरेटर्स रहते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सपोज दिस वन, ये भी दो टाइप के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जब ये ऑपरेटर स्टैंड अलोन यूज किए जाते हैं, यानी सिंपल अगर आप इनकी बात कर रहे हैं, यानी a प्लस प्लस इसकी बात कर रहे हैं, तो सिंपल वे में इसका मीनिंग होता है a इक्वल टू a प्लस 1, यानी a इक्वल टू a प्लस 1, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जब आप इसको स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, यानी सिंपल यूज कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अगर आप प्लस प्लस a यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब भी होता है a प्लस 1, यानी इसका मतलब भी होगा a इक्वल टू a प्लस 1, जब आप इसको सिंपल इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है a माइनस 1, यानी a इक्वल टू a माइनस 1। और जब आप ये यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज a माइनस 1, इसका मतलब। ठीक है, मतलब a इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, जब आप इनका अलग से यूज कर रहे हैं, सिंपल इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि विद एक्सप्रेशन ये अपना फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। पहले हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम। लाइक मेन फंक्शन से हमें पता है कि हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, हर फंक्शन की अपनी डेटा टाइप होती है, और अगर हम वॉइड लिख दें तो इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इस फंक्शन की ओपनिंग ब्रेस से बॉडी स्टार्ट होती है। तो अब हमने करना क्या है, सपोज हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, तो एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का शो करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक बी को जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को शो करने के लिए हम यूज करेंगे। तो दो वैल्यूज हमें चाहिए, दो वेरिएबल्स हमें चाहिए, दैट इज a एंड b, जो कि हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, हर वेरिएबल के आगे आप उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं और हर स्टेटमेंट को एंड करते हैं विद सेमीकोलन। अब आपको जो है वैल्यू एंटर करानी है, किसकी, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a एंड b, आप a और b की वैल्यू एंटर कराएंगे। डबल कोट्स में आप जो भी मैसेज देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से। और ये प्रिंट एफ फंक्शन आया कहाँ से है, उस हेडर फाइल को, उस लाइब्रेरी को भी आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा हैश इंक्लूड से। ठीक है,
हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसके अंदर इनपुट फंक्शन भी है आउटपुट फंक्शन भी है, तो इसका आउटपुट फंक्शन printf फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। देन स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन भी कहाँ से आया है, इसी से आया है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच से, ठीक है। तो अब जो है स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, ठीक है। और ये कीबोर्ड के थ्रू जो भी वैल्यू आप रीड करेंगे, मतलब एंटर करेंगे, उसको रीड करेगा। कीबोर्ड के थ्रू हमें दो वैल्यू रीड करनी है, तो 2%d हम लगाएंगे डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स में हम जब भी वेरिएबल की बात करते हैं तो %d यानी एक्सेस स्पेसिफायर की बात करनी होती है। तो जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उसका एक्सेस, उसका डेटा टाइप हम देखेंगे, और डेटा टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, इंट का एक्सेस स्पेसिफायर होता है %d यानी %d मतलब डिजिट। तो हर एक का, जैसे अगर ये कैर होता तो %c डेटा टाइप होता, फ्लोट होता तो %f ये एक्सेस स्पेसिफायर होता। तो जैसा आप डेटा टाइप लेंगे उसका एक्सेस स्पेसिफायर की आपको बात करनी होती है स्कैनअप में। तो पहला %d किसके लिए है वो आप बताएंगे, एड्रेस ऑफ ए, दूसरा एड्रेस ऑफ बी, यानी ए और बी की वैल्यू हमने रीड कर ली है। पहली वैल्यू ए के एड्रेस पे जाके स्टोर होगी, दूसरी बी के एड्रेस पे। अब हम करके देख लेते हैं यूज ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक बार हमने किया प्लस प्लस ए, और एक बार हमने किया बी प्लस प्लस, यानी ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब जो है हम प्रिंट करके देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यानी इनके अंदर क्या एडिशन हुआ है, और किसको प्रिंट करेंगे, ए को भी और बी को भी, ठीक है। ए कोमा बी, पहला %d ए के लिए, दूसरा %d बी के लिए, ठीक है। अब हमने इनको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जो है हम एक और चीज करके देखें, दैट इज माइनस माइनस ए एंड बी माइनस माइनस। अब हम प्रिंट ऑफ करते हैं किसको, %d ए और बी को, ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं इस प्रोग्राम को। अब इसकी आउटपुट क्या जाएगी, सबसे पहले आप एंटर करेंगे वैल्यू ए और बी की। सपोज आपने एंटर की 10 और बी की वैल्यू एंटर की 20। ए के अंदर आया, ए के अंदर मेमोरी के अंदर आया 10, और बी की मेमोरी में, बी के अंदर मेमोरी में जो स्पेस बी ने लिया उसके अंदर आया 20। तो अब आपने क्या किया, प्लस प्लस ए, यानी इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए के अंदर आ गया 10 + 1 यानी 11। बी प्लस प्लस किया आपने, तो बी के अंदर क्या आया, बी प्लस 1, दैट इज बी के अंदर आया इस बार 20 + 1 दैट इज 21। अब आपने जब ये प्रिंट कराया तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 11 और 21, ठीक है। तो अब आपका जो है फिर माइनस माइनस ए हुआ, माइनस माइनस ए, तो ए माइनस माइनस ए का मतलब ए इक्वल टू ए माइनस 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या थी, 11, और बी की वैल्यू 21। तो 11 - 1 यानी ए की वैल्यू फिर से हो गई है 10। बी माइनस 1, बी माइनस माइनस मतलब बी माइनस 1, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 21 - 1 दैट इज 20। तो इस बार जो यहाँ प्रिंटिंग होगी दैट इज 10 20, और यहाँ प्रिंटिंग थी 11 21, तो 11 21 एंड 10 20, ठीक है। और अगर आपने ये नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट आउटपुट चाहिए तो आप इससे पहले यहाँ पे /n यूज कर दें, /n। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर चला जाएगा और इसकी प्रिंटिंग दे देगा। तो दिस इज द आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपल जब इनको यूज किया जा रहा है, सिंपल एक्सप्रेशन में, मतलब स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन में आप इसको जब यूज कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एक्सप्रेशन के साथ यूज कर देते हैं, लाइक जैसे ये प्लस प्लस ए था, इसको एक्सप्रेशन के साथ यानी इक्वल टू साइन में अगर आप इसको किसी असाइनमेंट के साथ यूज कर देते हैं, ठीक है, ये बन जाता है आपका एक्सप्रेशन। जब आप इक्वल टू साइन का यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। ये था स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन। तो अगर आप इसको अकेले यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है, लेकिन जब आप इसको एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। अब देख लेते हैं, अगर प्लस प्लस ए,
अगर आप किसी को असाइन कर रहे हैं, सपोज बी को असाइन कर रहे हैं, तब इसका मतलब क्या है? तब इसका मतलब है अब इसका मतलब चेंज हो जाता है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इन दोनों का मतलब अब अलग होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी एंड बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी पहले वाले में। इसको हटाते हैं एक बार। यहाँ पे ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी, ए के अंदर तो एक इंक्रीमेंट होगा ही, 1 प्लस ए की वैल्यू जो भी होगी, सपोज ए की वैल्यू है 10, ठीक है, उसमें एक इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा ए की वैल्यू में, जैसे कि 10 प्लस 1 यानी यहाँ पे 11 हो जाएगा। लेकिन बी के लिए क्या होगा? बी के लिए हमारा जो रूल चलेगा दैट इज फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन। इसमें जो रूल चलेगा बी के लिए वो क्या, पहले तो इंक्रीमेंट होगा और फिर असाइन होगा। यानी पहले जो ए की वैल्यू है उसमें 1 प्लस 10 यानी 11 हो गया, और फिर ये 11 बी को असाइन हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 11। ठीक है, ए की वैल्यू भी 11 और बी की वैल्यू भी 11। लेकिन अगर ये होता ऐसे बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, अब वैल्यूज चेंज होती कैसे? अब ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी, ये देख लेते हैं। अब ए की वैल्यू जो होगी, ए में तो एक इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि ए प्लस प्लस ये अपने आप में तो इंक्रीज करेगा, ए प्लस प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू अगर 10 है तो ए प्लस प्लस क्या कर देगा, 10 प्लस 1। ए की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि ए के लिए ए के साथ यूज हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन बी की वैल्यू के लिए रूल चलेगा क्या, फर्स्ट असाइन। इस बार फर्स्ट असाइन होगा, यहाँ फर्स्ट इंक्रीमेंट था, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, ये वाला रूल चलेगा, ठीक है। तो यानी ए की वैल्यू जो भी है ना वो पहले इसको असाइन हो जाएगी। ए की वैल्यू अभी पहले 10 है, ए की वैल्यू अगर हम खाली ए की वैल्यू को बात करें जो कि 10 है, तो ये पहले असाइन होगा, फिर ए की वैल्यू ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यानी बी की वैल्यू पहले जो 10 है ना वो 10 ही असाइन हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे 10 आएगी, ठीक है। और ए की वैल्यू में बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये वाला, इसको हम विद प्रोग्राम भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कैसे यूज होता है जब आप इसको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, लाइक दिस। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप खुद करेंगे, ठीक है। अभी हम जो प्रोग्राम लेते हैं उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ले लेते हैं। लेट्स सी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम सबसे पहले आपको क्या लेना है, मेन फंक्शन, ठीक है। और अगर आप वर्ड लिख देते हैं तो उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा नील, यानी आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करना जरूरी नहीं है। अब करते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम में क्या कि हम इसको एक्सप्रेशन के साथ यूज करके देखेंगे। तो अब हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं वैल्यूज के लिए, ए कोमा बी, और दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, दैट इज ex1 और ex2। दो एक्सप्रेशन ले लिए हमने और ये हैं सारे इंट टाइप के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को लेकर के देखना है, और एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में इनको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट से चेक करके देखना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 10, और बी की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट को एंड किया जाता है सेमीकोलन से। इस बार हम वैल्यू को खुद असाइन कर रहे हैं, दैट इज 10 और 15 असाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब हम जो है ex1 यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज एक्सप्रेशन 1 में हम कर रहे हैं दैट इज ए इंटू प्लस प्लस बी, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है, प्रिंट एफ स्लैश एन, सपोज हमने कर दिया, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए, और यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट इज %d एंड वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू को भी चेक करके देखेंगे कि क्या आएगी, वैल्यू ऑफ बी इज %d, ठीक है। ये हमने किया तो परसेंट, ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 इज %d, ठीक है।
परसेंट डी किसके लिए, EX1 के लिए, एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट डी। ठीक है, इसको बंद करेंगे। और पहला परसेंट डी हम किसके लिए बोल रहे हैं, EX1 के लिए, और दूसरा परसेंट डी बी की वैल्यू को चेक करने के लिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। और ये इस बार हमने प्री इंक्रीमेंट देखा, और अब पोस्ट इंक्रीमेंट भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमने 10 ही असाइन की है दोबारा से, बी की वैल्यू 15 असाइन की है दोबारा से, और फिर प्रिंट एफ करके एक बार फिर हम जो है, ये प्री इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट को चेक करते हैं। स्लैश एन जो कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाने के लिए है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ले जाना है तो आप ले जाएं स्लैश एन लगा के। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे आप EX2 लिखेंगे पहले, दैट इज EX2 इक्वल टू A इंटू B प्लस प्लस। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज करके देखेंगे। और वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 इज परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी, अब ये खत्म नहीं होता। एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट डी, कोमा, इस बार आप EX2 को चेक कर रहे हैं एंड बी को। ठीक है, प्रोग्राम एक बार फिनिश करते हैं। और ये प्रिंट एफ फंक्शन जहाँ से आया है उसकी लाइब्रेरी हम यहाँ यूज करेंगे, हेडर फाइल दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब प्रोग्राम फिनिश हुआ। अब हम इसके आउटपुट को समझेंगे कि कैसे आएगा आउटपुट। ए की वैल्यू हमने दी है 10, बी की वैल्यू 15। ठीक है, और अब हमने इसको एक्सप्रेशन में यूज किया है, यानी इक्वल टू ऑपरेटर के साथ यूज किया है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, इस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, इस इक्वल ऑपरेटर के साथ, मतलब इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसके साथ जब हम यूज करते हैं तो ये एक्सप्रेशन अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। ठीक है, इसमें प्री इंक्रीमेंट की वैल्यू अलग आती है, पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू अलग आती है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है उसकी क्या वैल्यू आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी ये वाला है। अब जो बी है, बी तो अपनी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, बी को तो सिंपल देख लेते हैं कि बी तो वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा, दैट इज 15 प्लस 1 16 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन 1 के लिए कैसे काम करेगा, तो एक्सप्रेशन 1 के लिए यहाँ पे EX1 इक्वल टू, एक्सप्रेशन 1 के लिए कैसे होगा, ए में तो है 10 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे ये प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन। तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी जो बी की वैल्यू है 1 प्लस 15 दैट इज 16, यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन, 1 प्लस 15 दैट इज 16। और अब ये जो है असाइन हो जाएगा इसको EX1 को, और वैल्यू आएगी 160। लेकिन ये एक्सप्रेशन 2 जो था यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 तो बी की वैल्यू तो 15, बी तो अपने आप में एक इंक्रीज कर देगा, यानी 15 प्लस 1 16 हो जाएगी, बी की वैल्यू तो 16 हो जाएगी एक इंक्रीज होते ही। लेकिन EX2 की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे EX2 की वैल्यू जाएगी, ये आउटपुट हम देख रहे हैं, EX2 की वैल्यू क्या, ए में तो 10 है इंटू बी प्लस प्लस, इसका मतलब होता है फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट। तो बी की वैल्यू पहले असाइन होगी, यानी बी की वैल्यू पहले क्या है, सिंपल क्या है, बी की वैल्यू 15 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 15 है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, ये बी की वैल्यू जो 16 हुई है ये बाद में होगी, पहले असाइन होगा 15, यानी यहाँ पे पहले 150 होगा और बी की वैल्यू बाद में 16 होगी। ठीक है, यहाँ पे शुरू में नहीं, लेकिन बाद में बी की वैल्यू हो जाएगी 16, पहले असाइन होगा 15 इसको EX2 को, और फिर बी के लिए जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी बी तो अपने वैल्यू इंक्रीज करेगा यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन प्लस प्लस बी, यानी असाइनमेंट क्या कहेगा वो हमने यहाँ से देखना है इस तरीके से।
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर था ये। इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती थी जब इनको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू कैसे जाती है। ठीक है, तो आज ये कंफ्यूजन आपकी फिनिश हुई होगी। और अगर आपको स्टूडेंट्स और भी प्रोग्राम बहुत ईजी वे में हमारे साथ करने हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।